हाय गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 4 अक्टूबर 2021। तो 4 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको वहां पर चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको सभी दिन का करंट अफेयर्स बिल्कुल फ्री में वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप चैनल को जल्दी ज्वाइन कर लें। यदि आप पीडीएफ के अलावा यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि 30 सितंबर को हाल ही में विश्व समुद्री दिवस मनाया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे। वर्ल्ड मैरीटाइम डे पर ईयर यानी कि हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान विश्व समुद्री दिवस यानी वर्ल्ड मैरीटाइम दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस साल विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया जा रहा है। हर साल यह दिन विश्व के आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल तरीके के वाणिज्यिक समुद्री परिवहन के लिए मनाया जाता है। इस साल 44वां विश्व समुद्री दिवस 2021 मनाया गया है, जिसका विषय रहा है नाविक नौवाहन के लिए के भविष्य के मूल में, यानी कि सीफायरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। इस वर्ष का विषय विश्व व्यापार में नाविकों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता और उनकी दृष्टता को बढ़ाने की स्पष्टता आवश्यकता को दर्शाता है। अब बात हुई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस के बारे में, तो जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय लंदन यूके में 17 मार्च 1948 की इसकी स्थापना हुई थी तथा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के महासचिव हैं कीटैक लीम। तो इतना बात हम लोग जान लिए विश्व समुद्री दिवस के बारे में तथा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 30 सितंबर। यह भी 30 सितंबर को ही मनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स यानी कि FIT 1953 में स्थापित होने के बाद से इस दिन का आयोजन करता है। दिन का उद्देश्य भाषा अनुवाद पेशेवरों का काम का जश्न मनाना है, जो संवाद, समझ और सहयोग की सुविधा प्रदान करते हैं, विश्व शांति और सुरक्षा के विकास और मजबूती में योगदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2021 की थीम रहा है अनुवाद में संयुक्त, यानी कि यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स के अध्यक्ष हैं केविन कर्क जी तथा इसके ट्रांसलेटर का सेक्रेटरी जनरल है रियल पेकेट। अब जान लेते हैं इसके इतिहास के बारे में। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स यानी कि FIT 1953 में स्थापित होने के बाद इस दिन का आयोजन करता है। ITD का पहला आधिकारिक उत्सव 1991 में आयोजित किया गया था। यह दिन बाइबल के अनुवादक संत जेरोम की दावत की भी प्रतीक है, जिन्हें अनुवादकों का संरक्षक संत माना जाता था। तो इतना बात हम लोग जान लिए इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के बारे में। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स के बारे में जान लिए कि उसके अध्यक्ष कौन है, सेक्रेटरी जनरल कौन है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन IPL में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है रोहित शर्मा, यानी कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा। ऑप्शन ए सही जवाब है। IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। यह इमेज में रोहित शर्मा जो कि इंडियन क्रिकेटर है, इनका जन्म 30 अप्रैल 1987 को हुई थी, यानी एक 34 वर्षीय युवा खिलाड़ी हैं जिनका जन्म नागपुर में हुआ था। 1.75 मीटर इनका हाइट है तथा इनका स्पाउस का नाम रितिका साजदेह है। इनको कई अवार्ड दिया गया है, जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड फॉर क्रिकेट, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर क्रिकेट। इनके चिल्ड्रन का नाम है समयरा शर्मा, पूर्णिमा शर्मा तथा गुरुनाथ शर्मा इनके पेरेंट्स का नाम है तथा इनका सिबलिंग्स का नाम है विशाल शर्मा। रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के इतिहास में पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने अबू धाबी खेल्स जायद स्टेडियम में मुंबई इंडियंस प्रतियोगिता के दौरान किसी एक टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 1000 रन बनाए। 34 वर्षीय ने MI की पारी के चौथे ओवर में उपलब्धि हासिल की है। रोहित के KKR के खिलाफ 46 की औसत से 1015 रन है, 13 और 132.16 का स्ट्राइक रेट, जिनमें 6 अर्धशतक और 100 शामिल है, मतलब कि 1 शतक शामिल है।
और कुल मिलाकर 46 के औसत से 1015 रन है। अब ध्यान से देख लीजिएगा, यह इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा जो कि मुंबई इंडियंस से कैप्टन है आईपीएल में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में फुमियो किशिदा किस देश के पीएम बने हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि जापान। यह इमेज में फुमियो किशिदा, जापान के पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा ने सत्तारूढ़ पार्टी के नेतृत्व का चुनाव जीता है, वास्तव में यह सुनिश्चित करते हुए कि वे देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। किशिदा एक लोकप्रिय वैक्सीन मंत्री तारो कोनो को हराने के लिए एक अफवाह में 257 वोट जीते, जो पहले रक्षा और विदेश मंत्री के पदों पर थे। अब बात हुई जापान के बारे में, तो जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो, यहाँ की करेंसी येन है। जापानी यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ का पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे योशिहिदे सुगा, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं अब यहाँ के फुमियो किशिदा, जिनका इमेज हमने आप लोग पहले दिखाया। देखिए यह है इमेज में फुमियो किशिदा। यह है वर्ल्ड मैप में जो ब्लू कलर से दिख रहा है यहाँ पर आपको डिनोटेड जापान कंट्री। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण का कैवां संस्करण लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 7वां संस्करण लॉन्च किया गया है। यह हाल ही में हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का 7वां संस्करण लॉन्च किया है। शहरी क्षेत्रों में वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां संस्करण, जिसके तहत पहली बार जिला रैंकिंग पेश की गई है। वार्षिक नागरिकों और वरिष्ठ नागरिकों और युवा वयस्कों की आवाज को भी प्राथमिकता दी जाएगी। यह सर्वेक्षण दो जनसंख्या श्रेणियों 15,000 से कम और 15,000 से 25,000 यानी BTW को शुरू करके छोटे शहरों के लिए समान अवसर तैयार करेगा। मंत्रालय के अनुसार सर्वेक्षण का दायरा बढ़ाकर अब 100% वार्डों को सैंपलिंग के लिए कवर किया गया है, जबकि पिछले वर्षों में 40% था। तो इतना बात हम लोग जान लिए कि हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण लॉन्च किया है, यानी 6 संस्करण पहले तक लॉन्च कर दिया गया था। इस वर्ष यानी कि 2022 के लिए 7वां संस्करण लॉन्च किया गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक पर हाल ही में आरबीआई ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। आरबीआई तो हमेशा लाइसेंस किसी का रद्द करते रहता है, लाइसेंस रद्द करता है, उसके अलावा जुर्माना लगाते रहता है। पिछले कुछ ही समय पहले एक्सिस बैंक पर लगभग 2 से 5 करोड़ के बीच जुर्माना लगाया गया था। अब आरबीएल बैंक पर भी 2 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया है आरबीआई के द्वारा। अब चलते हैं, जान लेते हैं इस न्यूज के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों का पालन न करने के लिए आरबीएल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा है कि जुर्माना अधिनियम के तहत 46(4)(1) के साथ पठित धारा 47(a)(1)(c) के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। आरबीआई द्वारा की गई जांच से पता चलता है कि निजी ऋणदाता एक सहकारी बैंक के लिए 5 बचत जमा खाते खोलने की अनुपालन नहीं कर रहा था। इसी वजह से इस पर 2 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया है। अब बात हुई है आरबीआई तथा आरबीएल बैंक के बारे में, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह है आरबीआई का लोगो। आरबीआई भारत के सभी बैंकों का केंद्रीय बैंक है, भारत के सभी बैंकों का संचालक भी है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के अर्थव्यवस्था को भी कंट्रोल करता है। इस बैंक के संस्थापक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ब्रिटिश राज्य में ही कोलकाता में की गई थी, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। शक्तिकांत दास जी अभी 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। अब जान लेते हैं आरबीएल बैंक के बारे में। आरबीएल बैंक फॉर्मरली नोन एज रत्नाकर बैंक, पहले रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता है, इज एन इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई एंड फाउंडेड इन 1943, यानी कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जो कि प्राइवेट सेक्टर भारत के प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, जिसकी स्थापना 1943 में की गई थी। अगस्त 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसका 2019 के अनुसार इसका रिवेन्यू है 7,743.08 करोड़ रुपए। इसके एम्प्लॉय 2019 के अनुसार है 5,843 एम्प्लॉय। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने का काम शुरू किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी की निचली पहुंच में ब्रह्मपुत्र पठार पर एक हिंदू तीर्थ स्थल परशुराम कुंड के विकास के लिए काम शुरू कर दिया है। पर्यटन मंत्रालय की तीर्थ यात्रा कार्यकलाप और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान यानी कि पिलग्रिमेज
रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव यानी कि PRASHD प्रसाद योजना के तहत 37.88 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो इतना बात हम लोग जान लिया। बात हुई है अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। यह है भारतीय मैप में अरुणाचल प्रदेश, जो कि रेड कलर से यहाँ पर डिनोटेड है। ईटानगर यहाँ की राजधानी है। BD मिश्रा यहाँ का राज्यपाल है। पेमा खांडू यहाँ का मुख्यमंत्री है। 2 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है तथा कुल 60 विधानसभा सीट है। नामदफा नेशनल पार्क यहाँ का ही नेशनल पार्क है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में AIMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि CK रंगनाथन। यह इमेज में CK रंगनाथन जो कि AIMA के नए अध्यक्ष बने हैं। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक केविन केयर प्राइवेट लिमिटेड। CK रंगनाथन को सितंबर 2022 में राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन आयोजित होने के 1 वर्ष की अवधि के लिए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिन्होंने JK पेपर लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हर्षपति सिंघानिया का स्थान लिया है। उनके नेतृत्व में प्रौद्योगिकी AIMA की सेवाओं को आगे बढ़ाएगी और नई पहल में प्रवेश और भर्ती सर्वे परीक्षण सेवाओं के लिए चेहरा पहचान उपकरण और शिक्षा संस्थानों के दूरस्थ के रूप में संरक्षित सेमेस्टर परीक्षा शामिल होगी। अब बात हुई है AIMA के बारे में, तो जान लेते हैं AIMA के बारे में। AIMA के बारे में जान लेते हैं। AIMA भारत में प्रबंधन पेशे का राष्ट्रीय सर्वोच्च निकाय है। भारत में प्रबंधन पेशे को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग, सरकार, शिक्षाविद और छात्रों के साथ मिलकर कार्य करती है। AIMA का फुल फॉर्म जान लिया, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी कि अखिल भारतीय प्रबंधन संघ। तो इतना बात हम लोग जान लिए कि इसके नए अध्यक्ष बने हैं CK रंगनाथन जी। इमेज में जो दिख रहे हैं CK रंगनाथन जी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के हाइपरसोनिक मिसाइल हवांगसोंग 8 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने आत्मरक्षा के लिए राष्ट्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हवांगसोंग 8 नामक एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 5 साल की सैन्य विकास योजना में उत्तर कोरिया द्वारा निर्धारित 5 सबसे महत्वपूर्ण नई हथियार प्रणाली मिसाइलों में से एक मिसाइल थी। यह एक महीने में यह देश का तीसरा मिसाइल परीक्षण था। इससे पहले इसने एक नई प्रकार का क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, साथ ही एक नई ट्रेन के साथ भी की गई बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण का भी परीक्षण किया है। अब जान लेते हैं इस मिसाइल के बारे में। हाइपरसोनिक मिसाइलें बैलिस्टिक हथियार प्रणालियों की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ती है और ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक गति प्रदान कर सकती है, जिससे विरोधियों की अवरोधन क्षमता सीमित हो जाती है। तो इतना बात हम लोग जान लिए इस मिसाइल के बारे में। जो मिसाइल दागी गई है इस बार उत्तर कोरिया के द्वारा, इस महीने के तीसरे मिसाइल है यह, यानी कि लास्ट महीने के लास्ट तारीख को ही लगभग किया गया है, 29-30 तारीख को। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले हम लोग उत्तर कोरिया के बारे में बात हुई है, तो उत्तर कोरिया के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है तथा उत्तर कोरिया का सर्वोच्च नेता किम जोंग उन है तथा इसका मुद्रा है उत्तर कोरियाई वॉन। नॉर्थ कोरिया है वर्ल्ड मैप में, ध्यान से देखिए इंडिविजुअल मैप जो कि पीला कलर से आपको दिखाया गया है। यहाँ का जो प्योंगयांग राजधानी है यहाँ पर है, देखिए पूरे देश में प्योंगयांग राजधानी यहाँ पर है। यह है वर्ल्ड मैप में देश, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, जो कि रेड कलर से डिनोटेड है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने NPCI के साथ रुपे ऑन द गो संपर्क रहित भुगतान समाधान लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि यस बैंक। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता यस बैंक के साथ अपनी तरह का पहला रुपे ऑन द गो संपर्क रहित भुगतान समाधान लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है। रुपे ऑन द गो कॉन्टैक्टलेस सॉल्यूशन मुख्य रूप से वेबरेबल भुगतान समाधान यानी कि WPS है, जिसे ग्राहकों को हर दिन पहनने वाले एक्सेसरीज से छोटे मूल्य और बड़े मूल्य के लेन देन करने में सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। अब बात हुई NPCI के बारे में तथा यस बैंक के बारे में, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। NPCI के बारे में पहले जान लेते हैं। NPCI के MD एंड CEO हैं दिलीप अस्बे। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। यस बैंक का मुख्यालय मुंबई
महाराष्ट्र में है तथा इसके एमडी तथा सीईओ हैं प्रशांत कुमार जी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने निधि 2.0 का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2021 विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान निधि 2.0 यानी कि आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस योजना का उद्घाटन किया है। निधि 2.0 डेटाबेस में न केवल आवास इकाइयों बल्कि ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटर्स और अन्य लोगों को भी शामिल करके अधिक समावेशिता होगी। अब जान लेते हैं इस निधि 2.0 के बारे में। निधि योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन क्षेत्र के डिजिटलीकरण की सुविधा और आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र के लिए व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। सभी आवास इकाइयों को आतिथ्य उद्योग का हिस्सा बनने के लिए मंच पर खुद को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करके इस अवसर के एक भाग के रूप में पर्यटन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP और द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ एक दूसरे के पर्यटन क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी पहल यानी कि सस्टेनेबिलिटी जो इनिशिएटिव होती है उसको सक्रिय रूप से बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन्होंने ही 2.0 निधि 2.0 योजना की शुरुआत की है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह, ये है इमेज में जितेंद्र सिंह। आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है। ग्रैंड चैलेंज का उद्देश्य 75 स्टार्टअप और उद्यमियों की पहचान करना है जो भारत की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के लिए अभिनव विचारों और समाधानों के साथ सामने आते हैं, जो भारत में हेल्थ केयर डिलीवरी को मजबूत करने के लिए कम संसाधन सेटिंग्स में काम कर सकते हैं। इस योजना के बारे में यहाँ पर दी हुई है, आप उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यह चुनौती 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होगी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एनबीए ने किस बॉलीवुड अभिनेता को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि रणवीर सिंह को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। यह इमेज में रणवीर सिंह जी। रणवीर सिंह भवानी इज एन इंडियन एक्टर हु इज नोन फॉर हिज वर्क इन हिंदी फिल्म, जो अपने हिंदी फिल्म में काम किए गए आधार पर उन्हें जाने जाते हैं। रणवीर सिंह भवानी इनका पूरा नाम है, जो कि इंडियन एक्टर है। इनका जन्म 6 जुलाई 1985 को हुई थी, यानी 36 वर्ष के हैं। इनका जन्म मुंबई में हुई थी। 1.78 मीटर इनका हाइट है। दीपिका पादुकोण इनका स्पाउस का नाम है। अपकमिंग मूवीज इनका भी आप ध्यान देख लीजिएगा। 83 इनका मूवीज आने वाला मूवीज है जयेश भाई जोरदार, सूर्यवंशी, सर्कस, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ये सब मूवी इनका अपकमिंग मूवी है। पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, रामलीला, सिम्बा इनका ही सभी मूवी है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी कि एनबीए ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। वह 2021-22 में अपनी पहली 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक सत्र के दौरान भारत में लीग के प्रोफाइल को बढ़ाने में मदद करने के लिए एनबीए के साथ काम करेंगे। 2021-22 सीजन के लिए सिंह यानी कि रणवीर सिंह कई लीग पहलों में भाग लेंगे, जिन्हें एनबीए इंडिया और उनके व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रदर्शित किया जाएगा। एनबीए के बारे में जान लीजिए। एनबीए एक वैश्विक खेल और मीडिया व्यवसाय है जो 4 पेशेवर खेल लीगों के आसपास से बनाया गया है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी कि एनबीए, महिला नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, एनबीए जी लीग, एनबीए 2K लीग, एनबीए गेम्स और प्रोग्रामिंग 215 देशों और क्षेत्रों में उपलब्ध है और 100 देशों में 1 लाख से अधिक स्टोर में बिक्री के लिए मर्चेंडाइज भी उपलब्ध है इसका। अब रणवीर सिंह के बारे में भी हम लोग जान लिए और एनबीए के बारे में जान लिए। एनबीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एल्डर लाइन नामक वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एल्डर लाइन नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली
अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू की है, जिसके लिए टोल फ्री नंबर 14567 मंच वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी चिंताओं को जोड़ने और साझा करने में, उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति देगा, जिनका वे दिन प्रतिदिन के आधार पर सामना करते हैं। अब चलते हैं कल के वीडियो के, उससे पहले एक और क्वेश्चन बाकी है, 15th क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने परिवार पेंशन के लिए विकलांग आश्रितों की आय सीमा कितने प्रतिशत तक बढ़ाई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 30%। रक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार ने मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों या भाई बहनों को पारिवारिक पेंशन के विकलांग आश्रितों की आय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। बच्चा या भाई बहन आजीवन पारिवारिक पेंशन के पात्र होंगे यदि परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उनकी कुल आय संबंधित मृतक सरकारी कर्मचारी पेंशन होगी द्वारा लिए गए अंतिम वेतन 30% से कम है और उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत है, तो 30% कर दिया गया है इसका, यानी जो ऑप्शन सी था इसका सही जवाब है। 30% आय सीमा इसको बढ़ा दी गई है। भारत सरकार ने परिवार पेंशन के लिए विकलांग आश्रितों की आय सीमा 30% तक बढ़ाई। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। कल का वीडियो का अंतिम प्रश्न था, खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि 29 सितंबर को। अब चलते हैं आपके लिए आज का प्रश्न। आपके लिए आज का प्रश्न है, किस देश ने 2021 राइडर कप जीता है? विच कंट्री हैज क्लिंच्ड द 2021 राइडर कप? इसके लिए आपको सही जवाब चुनना है चारों ऑप्शन में से और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तथा आशा करता हूं आप कल के प्रश्न का जवाब सही तरह से दिए होंगे तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते होंगे। चलिए तो दोस्तों, आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह हम फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले ताकि पीडीएफ फाइल आपको पाने में बिल्कुल आसानी हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक तथा अन्य सोशल मीडिया का लिंक हमारे वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पर जाए तथा लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर ले तथा अन्य सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।